सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे क्लास 10th हिस्ट्री का सेक्शन नेशनलिज्म इन इंडिया। इसके अंदर हमने प्रीवियसली काफ़ी सारे लेक्चर्स देख लिया, आई थिंक 3-4 तो देख ही लिए होंगे, जिसमें हमने डिस्कस किया अबाउट इंट्रोडक्शन। हमने ये भी देखा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर क्या इंडिया की पोजीशन थी, और हमने लास्ट लेक्चर में गांधी जी के बारे में डिस्कस किया था, इनके सत्याग्रह मूवमेंट्स के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। इसको स्टार्ट करने से पहले, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। एनटीएससी में जो बच्चे अपीयर हुए थे उन्होंने अगर स्टेज 2 तक क्वालिफाई किया है उसे, तो आपके लिए हमने क्या किया है, पेपर सॉल्यूशन का एक सीरीज अपलोड किया है। हमने जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सभी का जो पेपर सॉल्यूशन है वो अपलोड कर दिया है, प्लेलिस्ट भी बना दी है उसकी, तो प्लीज़ जाइए और देखें। जो बच्चे अभी इस साल एनटीएससी में अपीयर होने वाले हैं तो स्टेज 1 वो नेक्स्ट मंथ पेपर देंगे फॉर श्योर, उसके बाद में स्टेज 2 के लिए भी क्वालिफाई करेंगे। तो स्टेज 2 में किस तरह का पेपर आता है उसको भी आपको देखना चाहिए मेरे हिसाब से, और पेपर सॉल्यूशन भी आपको देखना चाहिए, जिससे आइडिया मिलेगा कि पेपर आउट ऑफ सिलेबस नहीं आता, बस उसका लैंग्वेज जो होता है थोड़ा सा टफ हो जाता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगा। तो चलो, ये तो एक छोटी सी एडवाइस थी, अब हम पढ़ते हैं आगे। उसके पहले रिकैप कर लेते हैं छोटा सा, महात्मा गांधी का जो गांधीयन फेज था उसमें हमने क्या क्या पढ़ा। आइडिया ऑफ सत्याग्रह लेकर आए। सबसे पहले साउथ अफ्रीका के अंदर इन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च किया। इंडिया जब 1915 में लौट के आते हैं तो सत्याग्रह मूवमेंट यहाँ पर भी स्टार्ट करते हैं। सत्याग्रह का मतलब था कि आप एक तरीके का रिक्वेस्ट करते हो विदाउट मतलब वॉयलेंस, ट्रुथ के लिए फाइट करते हो, प्रोटेस्ट करते हो। कई सारे मेथड हो सकते हैं, फास्टिंग भी हो सकती है, इसको हिजरत भी कहा है, ठीक है, हिजरत हो सकता है, फास्टिंग हो सकता है और हड़ताल हो सकता है। फास्टिंग का मतलब जैसे अपन किसी भूख हड़ताल बोलते हैं ना अपन, हिजरत का मतलब आपको अगर किसी की बात समझ में नहीं आ रही तो वहां से आप माइग्रेट कर जाओ, इंग्लिश में माइग्रेट कहेंगे, हिंदी में हिजरत करेंगे। ये वाला टेक्निक्स था, ठीक है, सत्याग्रह टेक्निक्स कहा गया है। गांधी जी ने 3 ऐसी टेक्निक्स बताई, एक तो आप फास्टिंग कर सकते हो, हिजरत कर सकते हो, और इस मतलब वो हड़ताल वगैरह होता है ना वो कर सकते हो। तो ये गांधी जी का कंसेप्ट था। सत्याग्रह के बारे में देखते हैं। 3 सत्याग्रह मूवमेंट 1916, 17, 18। मैंने फिर कहा, इस वाले के अंदर रिपीट करवा रहा हूं, चंपारण आपको 17 भी कई जगह पर देखने को मिलेगा। मैं इसको क्लियर कर देता हूं, दिसंबर 1916 में शुरुआत हुई, एग्जीक्यूट हुआ था 17 में, इसीलिए कई जगह पर इसको 17 कहा गया है, अप्रैल 1917। चंपारण कहां हुआ? बिहार के अंदर, प्लांटेशन सिस्टम के अगेंस्ट में। 17 में ही हुआ खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में, क्योंकि वहां क्रॉप फेलियर हुआ और इनको फोर्स किया जा रहा था पेजेंट्स को टैक्स पे करने के लिए। और 18 हुआ अहमदाबाद के अंदर कॉटन मिल वर्कर्स को सपोर्ट करने के लिए। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट एक काफी मतलब नाम सुना होगा आपने इसके बारे में, और काफी चीजें इसके बारे में तुम जानते भी होंगे ऑलरेडी पहले से ही। देखिए यहां पर गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने 3 सत्याग्रह मूवमेंट किए थे 3 जगह पर, तुम जानते हो, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद। ब्रिटिशर्स को अब ये चीज पता लग गई थी कि अ पर्सन इज देयर जो कि हमारे अगेंस्ट में लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है नेगेटिवली, एंड इसके कारण से कहीं ना कहीं हम पे एक हमारे लिए एक बैड सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। सो दैट दे हैव मेड सम लॉज, इन्होंने कुछ सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की। मैं इसको पहले ये बता देता हूं कि गांधी जी ने क्या किया, रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में एक नेशन वाइड सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च किया था 1919 में। बट था क्या ये, इसको समझो कि यहां पर डर गए थे इंपीरियल लेजिस्लेचर, या मैं कहूं ब्रिटिशर्स, इंडियन लोगों से, और वो चाह रहे थे कि इंडिया के अंदर जो सत्याग्रह मूवमेंट है इनको किसी भी तरीके से सप्रेस कर दिया जाए। तो दे हैव पास्ड अ लॉ, इंपीरियल लेजिस्लेचर काउंसिल ने, मतलब भारत के अंदर ब्रिटिशर्स की जो ये लेजिस्लेचर थी उसने एक लॉ पास किया, और उसके अंदर ये कानून बना दिया कि कोई भी पर्सन किसी भी तरीके से अगर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में जाता है या ये प्रूव हो जाता है, दे हैव मेड सम पॉलिसीज, दे हैव मेड सम प्लान्स जिसके कारण से ब्रिटिशर्स को नुकसान पहुंचे, तो अगर ऐसे चीज प्रूव हो जाती हैं तो उस चीज के कारण किसी भी अक्यूज्ड को 2 साल तक के लिए ट्रायल पर भेज दिया जाएगा, 2 साल के लिए जेल में भेज दिया जाएगा विदाउट ट्रायल। ट्रायल का मतलब उसको जज के सामने भी पेश नहीं किया जाएगा, उसको 2 साल तक सस्पेक्टेड अगर वो है तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा विदाउट ट्रायल, मतलब उसकी केस की सुनवाई भी नहीं होगी, ठीक है, ये था लॉ।
और ये क्यों था? जस्ट टू रिप्रेस द पॉलिटिकल एक्टिविटीज, जो भी गांधी जी के थ्रू हो रही है, इस तरह की जो एक्टिविटीज थी उसको रोकने के लिए इस तरह का लॉ बनाया गया। अब बात समझो, दोबारा सुनो इस बात को कि गांधी जी ने क्या किया। गांधी जी ने इस लॉ के अगेंस्ट में 1919 में रॉलेट सत्याग्रह लॉन्च किया। एक बार रिकॉल कर रहे हैं अपन सारी चीजों को। इन द ईयर 1915 गांधी जी लौट के आए। 1916-17 चंपारण सत्याग्रह, 1917 खेड़ा गुजरात, 1918 क्या हुआ है, यहां पर हुआ है अहमदाबाद गुजरात में सत्याग्रह मूवमेंट। ठीक है बेटा, आ जाते हैं 1919 की बात कर रहे हैं। टाइमलाइन याद करते चलना जिससे कि तुम्हें सारी चीजें याद रहे। रॉलेट सत्याग्रह, यह सत्याग्रह मूवमेंट था रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में। रॉलेट एक्ट था कि विदाउट ट्रायल फॉर द 2 ईयर द पॉलिटिकल लीडर्स कैन बी इम्प्रिजन्ड बाय ब्रिटिशर्स इफ दे हैव इफ ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज द सस्पेक्ट ओवर देम। उन पे अगर कोई किसी भी तरीके का मतलब शक होता है कि ये हमारे अगेंस्ट में जा रहे हैं या कुछ ऐसी पॉलिसीज बना रहे हैं जो कि हमें नुकसान पहुंचा सकती है, तो उनको जेल में डाला जा सकता था विदाउट ट्रायल फॉर 2 ईयर्स। गांधी जी ने कहा यह बात तो बहुत ही खराब है, यह बात तो बहुत ही खराब है। साथ ही साथ इन्होंने यह भी कहा कि ये जो लॉ आपने बना दिया ना, इस लॉ को उन्होंने नाम दिया ब्लैक बिल। ब्लैक बिल क्यों कहा? मतलब ब्लैक बिल क्यों कहा, काला बिल क्यों कहा? रीजन था, ब्लैक बिल का मतलब अंधा है। किसी भी पर्सन को आप, हो सकता है इंटेंशनली आप कुछ रिवेंज लेना चाह रहे हो, तो ऐसे तो उसको आप ये कह दोगे कि हाँ ठीक है, इसने हमारे अगेंस्ट में प्लानिंग करने की कोशिश की है, को जेल में डाल दो। और यहाँ तो जज भी बात नहीं सुनेगा 2 साल के लिए। तो गांधी जी ने इसको ब्लैक बिल कहा। क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं आपको कि ब्लैक बिल गांधी जी ने किस लॉ को या किस रिगार्डिंग इन्होंने ब्लैक बिल कहा था, तो आपको याद रखना है रॉलेट एक्ट के लिए था ये। ठीक है, 2-3 चीजें और बता देता हूं। देखो, एक तो होता है बिल, एक होता है एक्ट, एक होता है लॉ। 3 चीजें हैं ये। ठीक है, एक होता है बिल, एक होता है एक्ट, एक होता है लॉ। जो बिल होता है आगे चल के वो एक्ट में कन्वर्ट होता है और एक्ट से वो चीज लॉ में कन्वर्ट होती है। बिल होता है जो चीज प्रपोज की जाती है, बताई जाती है कि ऐसा कुछ होना चाहिए। जैसे मैं मिनिस्टर हूं, फाइनेंस मिनिस्टर, तो मैंने क्या किया, मैंने पार्लियामेंट में कोई नया प्रपोजल लेकर आया, तो मैं जो प्रपोजल लेकर आ रहा हूं दैट वुड बी कॉल्ड एज बिल। अगर उसको अप्रूवल मिल जाता है दोनों हाउसेस से, मैं एट प्रेजेंट बात कर रहा हूं, एट सिनेरियो, तो ऐसे में बिल को अगर दोनों हाउसेस से, लोकसभा और राज्यसभा से अप्रूवल मिल जाता है तो उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा या मान लिया जाएगा एक्ट में। और जैसे ही प्रेसिडेंट उसको अप्रूव कर देंगे, साइन कर देंगे, तो वो लॉ बन जाएगा। यहां पर रॉलेट एक्ट था, और क्योंकि वो उस टाइम पर ऐसा प्रेसिडेंट वाला कोई फॉर्मेशन नहीं था, तो इसी को मान लिया जाता था कानून। तो रॉलेट एक्ट था, और जब इस तरह की कोई चीज प्रपोज की गई थी तो गांधी जी ने उसी टाइम कह दिया था ये तो ब्लैक बिल है। बात समझ में आ गई? ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए था आपके, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। तो ये टाइमलाइन आप याद रखिए, 15, 16, 17, 18, 19, हम 20 पर आएंगे अभी, बट पहले ये चीज देखो। तो गांधी जी ने सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च किया इसके लिए 6 अप्रैल 1919 को। तो अगर मैं यहां पर इसको डेट वाइज भी डिवाइड करूं तो इट वाज 6th of April, 6th of April 1919 व्हेन गांधी स्टार्टेड सत्याग्रह मूवमेंट अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट। अब इसमें हुआ क्या? जब रॉलेट एक्ट के लिए गांधी जी ने कहा कि इस तरह की चीज है, हम इसको मानेंगे नहीं और ये आप बहुत गलत कर रहे हो, तो गांधी जी की सपोर्ट में बहुत सारे लोग आए, और इन बहुत सारे लोगों ने क्या किया, रैलीज ऑर्गेनाइज करी अलग अलग सिटीज में। वर्कर्स स्ट्राइक पर चले गए। रेलवेज वर्कर्स जो थे उन्होंने भी काम पे, मतलब वो काम पर नहीं है, रेलवेज नहीं चली, और शॉप्स को भी क्लोज डाउन कर दिया गया। जब इतनी सारी चीजें हुई तो ब्रिटिशर की आंख तो खुलनी थी, और ब्रिटिशर ने इस चीज को थोड़ा सा ईगो पर ले लिया अपने। और ऐसी कंडीशन में होता क्या है, ब्रिटिशर्स थोड़े से वॉयलेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो देखो क्या हुआ यहां पे। द ब्रिटिशर्स फेल्ट, ये जो कम्युनिकेशन और रेलवेज का, ये जो रेलवेज है, टेलीग्राफ है, कम्युनिकेशन का जो वे है, सोर्स है, ये क्या हो जाएगा, ये कहीं ना कहीं डिसरप्टेड हो जाएगा, मतलब ये कहीं ना कहीं स्लो डाउन हो जाएगा, और इसके कारण से हमें बहुत नुकसान हो सकता है। तो ब्रिटिशर्स ने सोच लिया कि भैया किसी भी तरीके से नेशनलिस्ट को क्या कर दो,
रिप्रेस कर दो, मतलब उनको उनकी ही प्लेस पे दबा दो। उससे होगा क्या? उससे ये होगा कि कहीं ना कहीं ये जो मूवमेंट चल रहे हैं इनको आप रोक लोगे तो ये लोग जो बार बार इंस्पायर हो रहे हैं अलग अलग जगह पे, इनका इंस्पिरेशन रुक जाएगा और ये जो मूवमेंट हो रहे हैं कॉन्टिन्यूसली, इन मूवमेंट्स को भी आप रोक पाओगे। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया? बहुत ही अच्छी चीज की। क्या की? मतलब मेरे हिसाब से अच्छी नहीं थी, उनके हिसाब से अच्छी थी। लोकल लीडर्स वर पिक्ड अप। अब ये लोकल लीडर्स जो बात की जा रही है, यहां पे दो लोकल लीडर है, एक का नाम है बेटा सैफुद्दीन और एक का नाम था डॉक्टर सत्यपाल। ठीक है, गांधी जी के फॉलोवर थे सैफुद्दीन, डॉक्टर सैफुद्दीन थे ये, और डॉक्टर सत्यपाल थे। अमृतसर से इनको क्या कर लिया गया? पिक्ड अप, मतलब इनको उठा लिया गया, जेल में डाल दिया गया। एंड महात्मा गांधी वॉज बैरिड फ्रॉम द एंटरिंग दिल्ली। इनको एक तरीके से बैन कर दिया गया कि गांधी जी दिल्ली में नहीं आएंगे, गांधी जी को बैन कर दिया। ठीक है, ये कहां हुआ है? ये अमृतसर में हुआ है। और गांधी जी उस टाइम पर कहां थे? गुजरात थे, क्योंकि तुम जानते हो अहमदाबाद गुजरात 1918 में उन्होंने जब सत्याग्रह मूवमेंट किया तो वहीं से गांधी आश्रम से ये सारी चीजें वो प्रोसीड कर रहे थे, तो वो गुजरात में थे। तो अहमदाबाद के अंदर लोकल लीडर्स, जिसका नाम, एक का नाम सैफुद्दीन और दूसरे का नाम सत्यपाल था, उनको पिक कर लिया गया, अमृतसर से जेल में डाल दिया गया। ये बात है 10 तारीख की, 10th of अप्रैल की। टाइमलाइन के अंदर एक डेट और याद कर लें, 10th of अप्रैल 1919। ओके, महात्मा गांधी को क्या कर दिया गया? बैन कर दिया गया कि आप दिल्ली में नहीं एंट्री करेंगे। और ऐसे में पुलिस ने जब इन लोगों को मतलब पिक किया था तो प्रोटेस्ट तो होगा इनके अगेंस्ट में कि भैया तुमने हमारे लीडर्स को उठा लिया है। तो ऐसे में वहां पर जो पुलिस थी उन्होंने ओपन फायर कर दिया एक पीसफुल प्रोसेशन पे 10th of अप्रैल। जैसा मैंने तुम्हें बताया कि जो मूवमेंट चल रहा था काफी काम मूवमेंट था, और इसने क्या किया? इनके ऊपर ब्रिटिश जो पुलिसमैन थे उन्होंने गोलियां चला दी, बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई। अब ऐसे में ये बात है 10 तारीख। अब जब ये अटैक हुआ इतने बड़े मोब पर, तो कहीं ना कहीं कंडीशंस और खराब होने वाली थी। इसके एक तरीके से रिवर्ट आंसर के अंदर बैंक्स के ऊपर अटैक कर दिया गया, पोस्ट ऑफिस के ऊपर और रेलवे स्टेशन के ऊपर, कि भैया तुमने हमारे लोगों को मारा है तो हम थोड़ी छोड़ देंगे तुम्हें। अब ऐसे में जब अटैक होने लगा तो ब्रिटिशर्स और थोड़े से उनके भी कान खड़े हो गए और गुस्सा हुए। ऐसे में एक पर्सन आता है जिसका नाम है जनरल डायर। जनरल डायर ने इस चीज को रोकने के लिए एक लॉ बना दिया, एक लॉ इंपोज कर दिया सभी लोगों के ऊपर, स्पेशली अमृतसर के अंदर, जिसका नाम था मार्शल लॉ। मार्शल लॉ का मतलब होता है जब आप गैदर्ड हो कहीं पर अननेसेसरी, और मार्शल लॉ एक तरीके का हार्श आप कह सकते हो स्टेप हो सकता है कि आपने, अगर आप गैदर्ड हुए हो तो यू कैन बी शूट, आपको शूट किया जा सकता है। ये मार्शल लॉ था, ये इसीलिए इंपोज किया गया था कि जो लोग गैदर्ड हो रहे हैं, रैलीज वगैरह निकाल रहे हैं, ये रैलीज वगैरह स्टॉप कर दी जाए और ये जो सिचुएशन खराब होती जा रही है इसको भी रोक लिया जाए। तो मार्शल लॉ इंपोज कर दिया गया जनरल डायर के थ्रू, और जनरल डायर ने क्या किया? इसकी कमांड अपने हाथ में ले ली। मैं 10 तारीख की बात कर रहा हूं। अब यहां पे एक बहुत ही रिनोन एक इंसिडेंस हुआ था, जलियांवाला बाग, आप जानते हैं, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। क्या हुआ? बात है 3 दिन बाद की। जलियांवाला बाग इंसिडेंट जो हुआ वो 13 अप्रैल को हुआ। 6 अप्रैल हमने पढ़ा, 6 अप्रैल को गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया। 10 अप्रैल को लोकल लीडर, जिसमें सत्यपाल और सैफुद्दीन, इनको क्या कर लिया गया? जेल में डाल दिया गया। और जनरल डायर ने 10 तारीख को ही क्या किया था? मार्शल लॉ इंपोज कर दिया था। अब बात है 13 तारीख की कि जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ 13 तारीख को। इस इंसिडेंट में क्या हुआ था कि जो भी लोग एक क्या करे थे, मतलब कुछ जगह पे तो प्रोटेस्ट चल रहा था, और उस दिन बैसाखी भी थी। तो बैसाखी थी और उस दिन जो लोग थे वो कुछ लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे थे कि ऐसा ये कुछ हो रहा है। भाई बहुत ही सिंपल से साधारण से आम इंसान थे, इनको मार्शल लॉ के बारे में क्या पता होगा और सबको थोड़ी पता होगा। तो ये तो अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए जलियांवाला एक जगह है, वहां पर एक गैदर्ड होते हैं, कुछ लोग बैसाखी सेलिब्रेट कर रहे हैं और कुछ लोग जो लोगों को समझा भी रहे हैं कि क्या कंडीशन हो रही है, क्या चल रहा है, मतलब वो अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे। ठीक है, तो ऐसे में देखो यहां लिखा हुआ है कि some came to protest against the new repressive measurements of the government like the Rowlatt Act। तो कुछ लोग तो यहां पर गैदर्ड हुए हैं जस्ट टू डिस्कस दिस, और कुछ हुए हैं अपनी बैसाखी का एनुअल जो फेयर था उसको सेलिब्रेट करने।
अब ऐसे में क्या होता है, मैनी विलेजर्स वर अनअवेयर अबाउट दिस मार्शल लॉ, इनको क्या जो इनके ऊपर इंपोज किया गया था इसके बारे में तो मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं था, जैसे मैंने आपको बताया। और ऐसे में जनरल डायर को एक खबर लगती है कि यहां पर लोग गैदर्ड हुए हैं और ये जो गैदरिंग हुई है, दिस गैदरिंग कैन पुट इन नेगेटिव इंपैक्ट्स ओवर अस। तो ऐसे में जनरल डायर यहां आते हैं, ये जो जगह थी इस जगह को सीज कर दिया जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है एग्जिट पॉइंट्स को। जो भी एरिया था जहां जहां से लोग बाहर निकल सकते थे उस एरिया को ब्लॉक कर दिया जाता है। कंडीशन है अमृतसर की। अमृतसर आप जानते होंगे, स्वर्ण मंदिर, अगर आप कभी विजिट करने जाएं तो जलियांवाला बाग उससे ज्यादा दूर नहीं है, तांगे में बैठ के भी जा सकते हो। तो वहां पर जनरल डायर क्या करते हैं, एंट्री करते हैं उस एरिया में, एग्जिट पॉइंट को ब्लॉक कर देते हैं और ओपन फायर कर देते हैं क्राउड पर। हंड्रेड्स ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लाइफ इन दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी। ये जो एक्टिविटी है, जो इंसिडेंट्स हुआ है, इसके अंदर हजारों, मतलब हजार तो नहीं, 100 लोगों ने अपनी जो लाइफ थी उसको खो दिया। अगर आपको कभी मौका मिले जलियांवाला बाग में जाने का तो वहाँ जब आप देखेंगे तो आज भी कुछ ऐसी, हालांकि अब तो धुंधला सा हो गया है, लेकिन दीवारें जो हैं आज भी वहाँ पे लाल कलर से, वहाँ वो लाल कलर आपको दिख जाएगा जो कि एक्चुअल में ब्लड है। हालांकि ब्लड का जो प्रॉपर्टी होता है वो सूख जाता है, डार्क होने लग जाता है, बट आज भी वहाँ देख सकते हो आप, धब्बे आज भी हैं दीवारों पर। कुएं में भी कुछ लोगों ने कूद करके अपनी जान बचाने की कोशिश की थी, उस बाग में कुआं भी था, उस कुएं को भी आप वहाँ देख सकते हो। अच्छी जगह है, जाके आना चाहिए आपको, हिस्ट्री से रूबरू होना ज़रूरी है। तो ये जो जलियांवाला बाग इंसिडेंस हुआ, इस इंसिडेंस के बारे में जब लोगों को पता चला तो जनरल डायर ने मार्शल लॉ लगा दिया था, बट उसके बावजूद भी जब ये बात न्यूज़पेपर में आई, पूरे इंडिया के अंदर बहुत तेजी से फैल गई और जो क्राउड था वो स्ट्रीट पर आ गया। बहुत सारे नॉर्थ इंडियन टाउन्स में लोगों ने इसका प्रोटेस्ट करना, मतलब पुरजोर प्रोटेस्ट किया इसके अगेंस्ट में कि भाई तुमने जो काम किया है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। स्ट्राइक्स होने लगे, क्लैशेस होने लगे पुलिस के बीच में और लोगों के बीच में, अटैक होने लगे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे, लूट होने लगी, एक तरीके से लोगों को मारा जाने लगा। दोनों ही साइड से लोगों को, हमें ज़्यादा नुकसान था क्योंकि उनके पास वेपन्स होते थे और उस टाइम पर वेपन्स नहीं थे, तो हमें ज़्यादा नुकसान था, उनको नुकसान कम था, बट दोनों ही तरफ से नुकसान होने लगा। अब यहाँ पर क्या हुआ, जो सत्याग्रह था, गांधी जी के साथ जो ये सत्याग्रह मूवमेंट था, रॉलेट सत्याग्रह की जो हम बात कर रहे हैं, तो गांधी जी वो इन सारी चीज़ों को देख रहे थे। जब गांधी जी को पता लगा कि इस तरह की चीज़ें हो रही है और उनका आइडियोलॉजी था कि वायलेंस तो किसी भी तरीके से नहीं होनी चाहिए, तो गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने एक तरीके से इस मूवमेंट के कारण, ये जो भी इंसिडेंट्स हो रहे थे उसके कारण से गांधी जी ने कॉल ऑफ कर दिया सत्याग्रह मूवमेंट को। ये इतना सा ही नहीं हुआ था, इसके साथ ही भी कुछ हुआ था। जब गांधी जी को इन सारे वायलेंट एक्शंस का पता चला तो गांधी जी ने कॉल ऑफ कर दिया। कॉल ऑफ कर दिया मतलब गांधी जी ने ये जो सत्याग्रह चल रहा था इसको ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि अब हम ऐसा कोई सत्याग्रह मूवमेंट नहीं कर रहे हैं। इसी दौरान और भी क्या हुआ था, देखिए कि जो सत्याग्रही थे वर फोर्स्ड टू रब देयर नोज ऑन द ग्राउंड, कि जो सत्याग्रह कर रहे होते थे पुलिस वाले उनको पकड़ लेते थे और उनकी नाक रगड़वाते थे जमीन पर उनके पैरों में। और एक तरीके से जितनी भी स्ट्रीट्स थे, हर बार जितने भी साहिब्स थे, मतलब जितने ही सिपोइस थे या जो तलबदार थे, मतलब उसको क्या कहते हैं, पुलिस के अंदर एक कुछ औहदे होते थे, तो उनको क्या करते थे, उनको बोलते थे भाई सल्यूट करो हमें, इंसल्टिंग मैनर में, ठीक है, सलाम करने को कहते थे उन लोगों को, नोज रगड़वाते थे और सल्यूट करने के लिए कहते थे। और देखिए क्या था, कई लोग ऐसे भी थे, जैसे यहां पर लिखा है कि पीपल वर फॉगल्ड एंड द विलेजेस, कुछ ऐसी जगह है वहां पे बमबारी हुई, लोगों को एक तरीके से उनके ऊपर अटैक किया गया, उनको ह्यूमिलेट किया गया। कई जगह पर तो वेपन्स यूज किए गए थे इनोसेंट पीपल को मारने के लिए। कई जगह पे बॉम्बिंग भी हुई थी, जैसे जो अभी यहां पर एक गांव के बारे में बताया जा रहा है, गुजरनवाल वाला, मतलब पंजाब के अंदर जो है, जो एट प्रेजेंट पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान वाला जो पंजाब है वहां पे है, वहां पर तो बॉम्बिंग भी हुई। एंड इस तरह का जब कंडीशंस हुआ तो गांधी जी को लगा कि भैया अब तो जो चीजें हैं हमारे हाथ से बाहर जा रही है एंड हमें इस चीज को यहां पर रोकना चाहिए। तो गांधी जी ने इस मूवमेंट को कॉल ऑफ किया और यहां से रॉलेट सत्याग्रह का जो इंसिडेंस था, जो कहानी थी, जो इवेंट था, वो खत्म होता है। आगे गांधी जी को ये बात पता चल गई थी कि छोटा मोटा आप जो प्रोटेस्ट कर रहे हो इससे अब आपका काम तो नहीं हो सकता, तो आपको क्या करना है, अब आपको एक थोड़ा सा मास मूवमेंट स्टार्ट करना पड़ेगा। गांधी जी हैज रियलाइज्ड कि ये इंपॉर्टेंट है कि हिंदू और मुस्लिम को एक साथ लाया जाए अब, क्योंकि कंडीशन क्या थी, द पीपल, जो भी लोग यहां थे वो अभी तक
कलेक्टिवली फाइट नहीं कर रहे थे। यहां पर गांधी जी इस बात को जान चुके थे कि आपको एक ब्रॉड मैनर में एक मूवमेंट लॉन्च करना पड़ेगा इफ यू वांट टू मेक पीपल अवेयर अबाउट इट। लोगों को अगर इसके बारे में अवेयर करना है, उनको रियलाइज कराना है कि कंडीशंस आर डे बाय डे वर्स होती जा रही है, सो दैट यू नीड टू ब्रिंग हिंदूज एंड मुस्लिम्स टुगेदर। तो हिंदू मुस्लिम को एक साथ लाना पड़ेगा, एंड इट वॉज नॉट अ सिंपल टास्क। ये जो हमारे यहाँ पर आज भी कम्युनलिज्म होता है, उसके अंदर हिंदू एंड मुस्लिम्स के साथ मतलब इनको बेसिकली टारगेट किया जाता है, ना तो हिंदू मुस्लिम से नफरत करता है, ना मुस्लिम हिंदू से, बट इनके बीच में ये जो नफरत का एक कह सकते हैं ना, ये जो दीवार है ये क्रिएट की जाती है कुछ लोगों के थ्रू। उस टाइम पर भी ऐसा ही था। बहुत सारे लोग हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में इस तरह का जो सिचुएशन था अपने बेनिफिट के लिए, स्पेशली अगर मैं इसको टारगेट करूं तो ब्रिटिशर्स ने ही इस बात को भांप लिया था कि इनको एक मत होने दो। डिवाइड एंड रूल जो कंडीशन थी उस बात को वो जान चुके थे, और उस आइडियोलॉजी को इन्होंने ही इम्पार्ट किया था हमारे इंडियंस के बीच में। और इस बात को गांधी जी भी जानते थे कि जब तक ये दोनों साथ नहीं आएंगे तब तक हम मास मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। और ऐसे में अभी मैंने बार बार नोटिस करवाया आपको, नॉर्थ इंडिया नॉर्थ इंडिया नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया के अंदर मुस्लिम कम्युनिटी जो ज्यादा थी वो रह रही थी, और वहां पर जो कंडीशंस थी वो ज्यादा स्प्रेड नहीं हो पा रही थी। तो गांधी जी चाह रहे थे कि अब अगर नेशन वाइड हमें कुछ करना है तो हिंदू मुस्लिम्स को एक लाना पड़ेगा एक प्लेटफॉर्म पे, जहां पर इनको हम एक जगह ला करके एक मास मूवमेंट, एक ब्रॉड बेस मूवमेंट लॉन्च कर सकें। गांधी जी का ये एक थॉट था, गांधी जी यही चाह रहे थे। तो देखो क्या करते हैं गांधी जी इसके लिए। होता क्या है, इसको ऐसे समझो, यहां पर एक मैं अब जो एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी जो चला रहा हूं ना साथ में, वो ये है, ऐसे देखना कि ये जो गांधी जी वाले मूवमेंट है ना, सत्याग्रह मूवमेंट, ये तो एक तरफ चल ही रहे हैं, ये तो एक तरीके से मान लो हिंदूज के हैं, और एक मुस्लिम वाले मूवमेंट भी कुछ पैरेलल चल रहे थे। जब 1905 के अंदर जो बांग्लादेश था वो हमसे अलग कर दिया गया, तो ब्रिटिशर्स को ये चीजें फील होने लग गई थी, मतलब कि अगर हिंदू मुस्लिम साथ में रहेंगे तो दिक्कत होगी। तो उन्होंने, मुस्लिम्स ने भी बेसिकली अपनी एक कमेटी बना ली थी कि अपनी जो भी रिड्रेसल, जो भी प्रॉब्लम होंगे उनके रिड्रेसल के लिए एक कमेटी होगी, जिसको खिलाफत कमेटी इन्होंने कहा। खिलाफत कमेटी 1906 के अंदर आ गई थी एक तरीके से। अब सोचो, सुनना क्या बात होती है। इस दौरान वर्ल्ड के अंदर वॉर हुआ, और वर्ल्ड वॉर के अंदर कंडीशन ऐसी आई कि जो मुस्लिम कंट्रीज थी वो मुस्लिम कंट्रीज लगातार हारती गई। देखो इसको दिखाता हूं। पहले तो ये देखो, खिलाफत इशू के बारे में कह रहा हूं मैं, यहां पे हम खिलाफत इशूज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। हुआ क्या, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंडेड विद द डिफीट ऑफ ऑटोमन टर्की। तुम जानते हो दो टाइप के लोग थे जो लड़ाई में जुड़े हुए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, ठीक है। नवंबर से स्टार्ट हुआ था, नवंबर 1914 एंड दिसंबर तक चला था 1918 तक। तो इस दौरान क्या हुआ, दो कम्युनिटीज थी। एक तरफ तो लड़ाई चल रही थी, एक तरफ लड़ाई थी बेटा एक्सिस पावर की, या इसको ऐसे कह दो आप सेंट्रल पावर, और एक तरफ थे आपकी अलाइन पावर, ठीक है, जो अलाइन पावर थी, और एक तरफ थी सेंट्रल पावर। इधर मैं कह दूं तो ब्रिटेन था, रशिया था, और ब्रिटेन था, रशिया था, और इसके अलावा फ्रांस आ जाएगा, और लास्ट में अमेरिका भी आ जाता है। और इधर था आपके टर्की, इसके अलावा जर्मनी, और इधर थी ऑस्ट्रिया, ठीक है। अब सुनो बात क्या होती है। जापान भी बोला गया कई जगह पर कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जापान ने भी साथ दिया, लेकिन उस टाइम पर जापान ज्यादा पावरफुल नहीं था, मान लेना। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सेंट्रल पावर के साथ जापान भी आ जाएगा। अब सुनो बात क्या हुई। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हार जाता है ये वाला ग्रुप, तो इसके अंदर टर्की भी था, और जैसे ही टर्की हारा तो टर्की के अंदर जो राजा था, जिसको आप ऑटोमन कहते हो, ऑटोमन भी क्या हो गया, उसको वहां से हटा दिया गया। जब ऑटोमन वहां से हार गया, ऑटोमन क्या होता है, ऑटोमन एम्पीयर, जिसको आप खलीफा भी कहते हो, वो कौन होता है, ये स्पिरिचुअल लीडर होता है, इस्लामिक वर्ल्ड का स्पिरिचुअल हेड होता है। तो जब टर्किश एम्पायर हार गया तो उनके जो ऑटोमन एम्पायर था वो भी उसकी जगह से हटा दिया गया। अब रूमर ये फैलना शुरू हुआ कि जितने भी लोग हैं जो इस टर्किश एम्पायर के अंडर में, या इस्लामिक जो कंट्रीज हैं, उनके ऊपर ब्रिटिशर्स कब्जा कर लेंगे। हालांकि ऐसा था नहीं, रूमर फैलना शुरू हो गया, और इसी रूमर का जो इंपैक्ट था वो इंडिया में भी देखने को मिला। और इंडिया के अंदर क्या हुआ, जो खलीफा थे उनके जो फॉलोवर थे, उनके फॉलोअर्स ने एक कमेटी फॉर्म कर ली जिसको कहा गया खिलाफत कमेटी,
और 1919 मार्च में इसको शुरुआत की गई थी। 1919 में खिलाफत कमेटी बनाई गई और इसका मेन मकसद यही था कि मुस्लिम्स को यूनाइट किया जाए कि अगर कभी ऐसा हो जाएगा कि कभी अभी जरूरत पड़ जाएगी अगर, तो आप मिलकर के लड़ेंगे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। मार्च 1919 याद रखना। इसके अंदर दो लीडर थे, एक का नाम था शौकत अली और एक का नाम था मोहम्मद अली। मोहम्मद अली एंड शौकत अली ये दोनों क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं गांधी जी के साथ। गांधी जी के पास आते हैं, उनको ये तो पता चल गया था कि 1919 के अंदर गांधी जी ने भी जो रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में सत्याग्रह किया वो फेल हो गया और इनको उसी टाइम पर ये रियलाइज हो गया कि हमारे साथ भी तो यही चल रहा है। ठीक है, तो ये गांधी जी के पास आते हैं, डिस्कस करते हैं और गांधी जी वहां पर बहुत चंट हो जाते हैं और गांधी जी बोलते हैं अच्छा ये तो बहुत ही सही चीज है, ये तो सामने से अपने पास आए और मैं यही तो चाह रहा था कि हिंदू और मुस्लिम को एक साथ लेकर आ जाए। तो गांधी जी को लगा कि दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग हिंदू एंड मुस्लिम टुगेदर और इन्होंने उनको अश्योर कर दिया कि ठीक है भाई, आप हम मिलकर के काम करते हैं, लड़ाई करते हैं ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। गांधी जी ने इस बात को कांग्रेस के सामने रखने की कोशिश की। कांग्रेस का एक सेशन होता है जिसको कैलकाटा सेशन कहते हैं, सितंबर 1920 में हुआ, मार्क करने को कह देते हैं मैप के अंदर। तो कैलकाटा सेशन में गांधी जी ने कन्विंस किया कांग्रेस के लीडर्स को कि आप क्या करो, आप इनको भी अपने साथ में मिलाओ। इस टाइम पर कांग्रेस के जो लीडर्स थे वो स्टार्ट करना चाह रहे थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और ऐसे में जब गांधी जी ने इनको कन्विंस किया तो उन्होंने बोल दिया कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का जो हम शुरुआत कर रहे हैं, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट विद द खिलाफत कमेटी, हम मिलकर के क्या करेंगे, एक ब्रॉड बेस मूवमेंट करेंगे। ठीक है, तो पहले नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट की शुरुआत हुई दिसंबर में और एक ही महीने के बाद में उसका नाम बदल करके नॉन कॉर्पोरेशन खिलाफत मूवमेंट रख दिया गया। क्या हुआ था इसमें वो आगे बताऊंगा। आज की क्लास के अंदर तो अपन इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड जो मैं तैयार करूंगा उसके अंदर डिस्कस करेंगे हम नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट की। मेरे हिसाब से यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बारे में थोड़ा सा और आप जानकारी लें, कोई प्रॉब्लम आए तो पूछें। आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट और उससे जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में। तब तक आप जुड़े रहें चैनल के साथ, कोई प्रॉब्लम आए तो पूछें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।